आज से हम स्टार्ट करेंगे अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी। और जो भी हमारे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में जो भी टॉपिक दिए गए हैं उनको कंप्रहेंसिवली कवर करेंगे। इस लेक्चर के अंदर मैंने लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस के जो भी पिछले साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी इंक्लूड किए हैं और हम सिलेबस को कंप्रहेंसिवली करेंगे। आपका एग्जाम सेम डेट को होगा। डेट आपकी पोस्टपोन नहीं होगी। जो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने आपको नोटिफाई कर दिया है पहले ही। आपका डेट उसी आपका एग्जाम उसी डेट को होगा। देखो, उनका काम होता है कि वो अपना जो भी नोटिफिकेशन निकालना है उसको फॉर्म फिल कराने, वो उनका काम है। आपका काम है पढ़ना। तो आप जितना भी सिलेबस दिया हुआ है वो सारे सिलेबस को आप बार बार रिवाइज करो, पिछले साल के क्वेश्चन ट्राई करो, तो आपको पता लगेगा। और थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो हम जो इस लेक्चर के अंदर इंक्लूड किया हुआ है हमने वो किया हुआ है यहाँ पर पूरा सोलर सिस्टम पिछले साल के सोलर सिस्टम पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, लोअर पीसीएस के क्वेश्चन। अगर आप लोअर पीसीएस का एग्जाम देने के लिए जा रहे हो तो आप यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो और देख सकते हो किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए, ये 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। अभी हम सॉल्व करेंगे सबसे लास्ट में, जब हम एक अपना जो है लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। आप देख सकते हो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और फिर ये क्वेश्चन पूछा गया था, काफी पुराना क्वेश्चन है। और फिर ये क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर डायमीटर के बारे में डायमीटर के बारे में पूछा था कि अर्थ की डायमीटर कितनी है। फिर यहाँ पर ये पूछा था कि जो हमारा प्लेनेट है अर्थ है उसके पास का नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा है। फिर इक्वेटोरियल 2016 में लेटेस्ट बोल सकते हो आप इसको, इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस पूछी गई है अर्थ की। और यहाँ पर ये पूछा गया है और ये क्वेश्चन हम आज आज एंटायरली कवर करने वाले हैं सारी चीज़ों को। लेंथ ऑफ द डे एंड द नाइट इज इक्वल, ये कब होता है ये भी हम देखेंगे। और ये जो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखो, लोअर पीसीएस के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोअर पीसीएस, क्योंकि लोअर पीसीएस उत्तराखंड में बहुत ही कम एग्जाम उसके कंडक्ट कराए गए हैं, तो एक थोड़ा सा आइडिया लगाना मुश्किल होता है। तो आप क्वेश्चन को देखकर समझ सकते हो कि आपको जब भी कुछ चीज़ पढ़नी है तो आपको उसका डेप्थ का लेवल या क्या रखना है आपको। तो आप यहाँ देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं लोअर पीसीएस के अंदर। और ये भी लोअर पीसीएस 2010 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। और ये भी लोअर पीसीएस के अंदर ही पूछा गया था। तो कुछ मोस्ट ऑफ क्वेश्चन हम आज कंप्लीट कर लेंगे और जो कुछ बचे कुचे होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमारा कुछ लेक्चर बच जाएगा तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। मतलब ये पूरा लेक्चर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हमारा जो भी होगा, लेकिन जो दूसरे प्लेनेट बचेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो ये 2000 देखिए 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत टाइम से नहीं पूछा जा रहा है लेकिन अब आ गया आपके सामने। और ये सब सिलेबस में हमारा ये सब सिलेबस में लिखा हुआ है। मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। देखिए ये सिलेबस है। यहाँ पर मैंने जो है मतलब मैंने नहीं, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने तीन ज्योग्राफी को तीन पार्ट में डिवाइड किया है। ये है वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड दिस इज द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लिए मैंने अलग से सेपरेट लेक्चर ऑर्गेनाइज किए हैं, तो वो एक दो दिन में आने वाले होंगे। और इंडियन जो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला सोलर सिस्टम। देखिए इंपोर्टेंट ब्रांचेस लिखा हुआ है। तो इंपोर्टेंट ब्रांचेस तो इतनी इंपोर्टेंट नहीं है, कुछ पूछा तो नहीं गया है। लेकिन ये यहाँ से टॉपिक आपका स्टार्ट होता है, अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। तो ये सारी चीजें एंड देन लिथोस्फीयर, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, ये सारी चीजें। और कुछ चीजों को मैं जैसे रोटेशन रेवोल्यूशंस, अर्थ का रोटेशन रेवोल्यूशंस, इक्लिप्स, तो कुछ चीजों को मैंने ऐसा नहीं कि सेपरेटली सेपरेट कोई लेक्चर बनाए हैं। बहुत सारी चीजें मैं इसके अंदर इंक्लूड करूंगा। जैसे इक्लिप्स के अंदर सोलर इक्लिप्स मैं आज इंक्लूड कर लूंगा। रोटेशन रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ये सारी चीजें इंक्लूड करूंगा। और कमिंग लेक्चर में तो मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये लेक्चर जितने भी यहाँ पर सिलेबस दिया होगा मैं उसको कोशिश करूंगा कि ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर एक ही टॉपिक पर लेक्चर बनाऊं। मैंने एक ही जो क्योंकि चीजों को कंप्रहेंसिवली कवर करना है तो आप सीक्वेंस में कवर करते हो। ऐसा नहीं कि आपको छोटी छोटी चीजें, ये सोलर सिस्टम में पहला आपने अर्थ को अलग पढ़ा, फिर उसके रोटेशन और रेवोल्यूशन आपने अलग से पढ़ा है, ऐसा नहीं होता है। एक साथ ही पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये हम स्टार्ट करेंगे अपना सोलर सिस्टम से। तो सोलर सिस्टम में हमारा सबसे पहला आता है सन, सन के बाद मरकरी एंड देन वीनस, अर्थ, मार्स। और उसके बाद में आती है हमारे पास एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड बेल्ट को इनको मिनी प्लेनेट भी बोलते हैं। और फिर उसके बाद में ये कोई प्लेनेट नहीं है, जुपिटर आता है। दिस इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। एंड नेक्स्ट वन आता है सैटर्न। सैटर्न रिंग के लिए बहुत फेमस है। एंड देन यूरेनस। एंड यूरेनस जो है अब वो ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। दो प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम के अंदर ऐसे हैं, वीनस एंड द यूरेनस, जो कि क्लॉक बाई डायरेक्शन में घूमते हैं। क्लॉक बाई डायरेक्शन का मतलब ये होता है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा ये सारी चीजें। एनिमेशन का यूज किया है मैंने यहाँ पर जिससे आपको चीजें अच्छे से समझ में आए, क्योंकि कुछ चीजें आपको या तो आपके एक जो उसको फिजिकली समझाया जाए या फिर एनिमेशन के थ्रू समझाया जाए। और फिर लास्ट का जो हमारा प्लेनेट है दैट इज द जुपिटर। प्लूटो को अब प्लेनेट
प्लेनेट की कैटेगरी से 2006 से एक्सक्लूड कर दिया गया है। प्लूटो हमारा प्लेनेट नहीं है। तो ये सिलेबस दिखाया, तो आप ये देख सकते हो हमारा सोलर सिस्टम, जैसे मैं बता रहा था आपको कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर मरकरी देखो, आप ये समझो कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर कितने स्टार है। जुपिटर नहीं है, सॉरी प्लेटो नहीं है, तो मरकरी आ गया, वीनस आ गया, अर्थ आ गया, मार्स आ गया, जुपिटर आ गया, सैटर्न आ गया, यूरेनस आ गया, नेपच्यून। अब इसमें आप देख रहे होगे साइन देखो, मरकरी कैसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है। वीनस कैसा घूम रहा है, ऐसा। तो जब भी देखो ये क्या घड़ी, और घड़ी के अगर सुई जिस डायरेक्शन में सुई घूमती है तो उसको बोलते हैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ठीक है। या फिर यहाँ पर बोलेंगे हम उसको कि प्लेनेट ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहे हैं, ठीक है। और अगर ये हमारे पास अगर घड़ी है, घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी घड़ी की सुइयों के अपोजिट डायरेक्शन में प्लेनेट मूव कर रहे हैं, तो फिर उनको बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, या फिर वो वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। दो ही प्लेनेट ऐसे हैं, एक तो यूरेनस एंड द वीनस, जो ये सब क्लॉक बाई डायरेक्शन में मूव करते हैं, बाकी सब एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो सब ये हमारे प्लेनेट्स के बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन हुई। तो सबसे पहले हम अपना यूनिवर्स पढ़ेंगे। यूनिवर्स से पहले थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स बना, जो हमारा पूरा यूनिवर्स बना है, उसके पीछे अलग अलग थ्योरी हैं। तो सबसे फेमस थ्योरी कौन सी है? बिग बैंग थ्योरी। अगर क्वेश्चन आता है कि बिग बैंग थ्योरी किससे रिलेटेड है, तो देखो क्या बिग बैंग थ्योरी फिजिक्स से रिलेटेड है, तो मैथ से रिलेटेड है, और किससे रिलेटेड है? तो दिस इज द रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द आवर यूनिवर्स। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, आएगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं घुमा फिरा कर या बहुत, क्योंकि ये काफी जो है ऐसा नहीं कि सबको पता होता है। तो आपको बस इतना से याद रखना है कि हमारे यूनिवर्स का जो फॉर्मेशन हुआ है उसके पीछे जो थ्योरी है, काफी साइंटिफिक एविडेंसेस मिले हैं कि बिग बैंग हो रहा है। तो वो जो हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन है वो बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन करती है। किसने पहली बार दी थी? कोई जरूरत नहीं है आपको कुछ करने की इसमें, बस समझो बिग बैंग थ्योरी रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ आवर यूनिवर्स। कैसे फॉर्मेशन हुआ, एक छोटा सा पॉइंट था, पता नहीं उस पॉइंट के अंदर क्या हुआ, एक सारी चीजें जितना भी हमारा यूनिवर्स है वो इस छोटे से पॉइंट के अंदर भरा हुआ था। इसका इस पॉइंट का टेम्परेचर इनफाइनाइट था, इनफाइनाइट प्रेशर था। अचानक इसके अंदर डिस्टरबेंस हुआ और ये ब्लो एकदम से ब्लास्ट हुआ इसके अंदर। अब कैसा ब्लास्ट हुआ था यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। तो ये बिग बैंग हुआ था। तो ब्लास्ट एक्सप्लोजन होना, एक छोटे से पॉइंट का जिसको हम सिंगुलैरिटी बोलते हैं उसका एक्सप्लोजन होना, और उससे सारी जितनी भी हमारी चीजें यूनिवर्स में उनका वजूद है, उनका अस्तित्व आ जाना, यही हमारा बिग बैंग। तो ये हमने बिग बैंग देखा। अब ये बिग बैंग कंटिन्यूअसली फैलता जा रहा है, तो जरूरी नहीं है ये डायग्राम की भी जरूरत नहीं है, बस मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर बता दिया। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो तभी इनके लिए आपके लिए ठीक है, ये सारी चीजें कोई जरूरत नहीं है। दूसरा आता है हमारा गैलेक्सी। गैलेक्सी के अंदर क्या चीज पढ़े हैं? देखिए गैलेक्सी के अंदर दो तीन पॉइंट याद करके जाओ। एक तो हम कौन सी गैलेक्सी के अंदर रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको हम हिंदी में आकाशगंगा बोलते हैं, ठीक है। दूसरा ये करो कि हमारी जो सबसे पास की गैलेक्सी है उसका क्या नाम है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। तो ये पता होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि देखो गैलेक्सी अलग अलग टाइप की होती है, रेगुलर, इरेगुलर, इलिप्टिकल। और हमारी जो गैलेक्सी है वो है स्पाइरल। स्पाइरल का मतलब ऐसी है, ये स्पाइरल टाइप की। और हमारे पास की जो गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, वो भी स्पाइरल टाइप की है। तो दोनों दो पॉइंट यहाँ पर याद करने की जरूरत है आपको। एक तो ये वाला पॉइंट हो गया, दूसरा ये वाला पॉइंट हो गया, तीसरा ये वाला, बस। और कुछ ज्यादा यहाँ पर कितने बिलियन स्टार होते हैं गैलेक्सी के अंदर, कितनी गैलेक्सी हैं, ये कुछ करने की जरूरत नहीं। इलेक्ट्रिकल ये कितने टाइप्स की होती हैं, और कुछ करने की जरूरत नहीं, बस दिस इज द 3 पॉइंट। अब दूसरा आता है हमारा सन। तो सन का फॉर्मेशन हमारा 4.6 बिलियन ईयर्स हुआ, ईयर्स अगो हुआ था। और अभी माना जाता है, साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि सन इतना ही और अभी एक मतलब जीवित रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो सन है वो अभी यंग यंग एज में है, इस टाइम जवान है, ठीक है। कुछ चीजें दी हुई है। हमारे पास का सबसे नियरेस्ट स्टार इज द प्रोक्सिमा सेंचुरी, तो ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ द सन दिखाऊंगा, उसके अंदर हम टेम्परेचर देखेंगे कि कैसा जो कोर होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर में अगर मैं आपको दिखाऊं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सन। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ये कोर है, और इस कोर के अंदर ही हाइड्रोजन हीलियम के अंदर कन्वर्ट होता है। देखो ये जो और सन है, सन का मोस्ट ऑफ जो पार्ट है वो हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ। हाइड्रोजन जो होते हैं वो हल्के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इतना टेम्परेचर है इस कोर के अंदर, बहुत टेम्परेचर आपको मैंने दिखाया यहाँ पर। यहाँ पर देखो 15 मिलियन डिग्री, ये मैंने यहाँ पर 2D प्लेन बनाने की कोशिश की है जिससे आपको समझ में आए। ये कोर है, और कोर का जो टेम्परेचर है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, ठीक है।
तो इतने टेम्परेचर और प्रेशर भी बहुत है, इतने टेम्परेचर को होता क्या है यहाँ पर, अर्थ की कोर की बात बता रहा हूँ मैं, ये अर्थ का कोर है। तो क्योंकि अर्थ का कोर नहीं, ये सन का कोर है, तो सन के कोर के अंदर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और जिस भी प्रोसेस से ये कन्वर्ट हो रहा है उसको फ्यूजन बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो दो टाइप के जो रिएक्शन होती है वो हम बाद में देखेंगे जब हम जनरल साइंस पढ़ेंगे। ये फ्यूजन रिएक्शंस है, यहाँ पर लिखा हुआ फ्यूजन रिएक्शंस है। देखिए फ्यूजन रिएक्शंस मतलब हाइड्रोजन हल्के होते हैं, दो हाइड्रोजन एटम मिलेंगे और वे आपस में कंबाइन होंगे, क्योंकि बहुत इंटेंस टेम्परेचर इंटेंस प्रेशर है, इन दोनों को मिलाने के लिए आपको बहुत प्रेशर और बहुत टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो टेम्परेचर और प्रेशर अर्थ के सन के कोर में मिलता है, जिसकी वजह से ये हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, और जिस प्रोसेस से ये कन्वर्ट दो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि हमारा जो सन है, सन का मोस्ट ऑफ पार्ट जो है हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, 70% पार्ट बोलते हैं हाइड्रोजन है। और ये हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होती जा रही है, ये हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती जा रही है। तो आप बोल सकते हो कि हाइड्रोजन का लगभग जो भी 100% पार्ट है वो नाइन, देखो 100% पार्ट तो नहीं बोल सकते क्योंकि दूसरी भी गैसेस है, 70% लगभग लगभग बोल दो, मोस्ट ऑफ जो है वो हाइड्रोजन है, और जो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रही है, फिर रिमेनिंग पार्ट जो है हीलियम बच जाता है। हीलियम हैवी मेटल होता है। सन का जो सरफेस का टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस है, और मैंने आपको उसका ये टेम्परेचर याद करने की जरूरत नहीं, याद करना क्या करना है आपको, जो क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए अगर आप अपनी अर्थ से देखते हो तो आपको क्या दिखाई देता है, क्या ये दिखाई देती है, क्या कोर दिखाई देती है, रेडिएटिव जोन दिखाई देता है। ये जो सन है, सन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कोर हो गया, रेडिएटिव जोन हो गया, कन्वेक्टिव जोन हो गया। ये जोन आपको याद करने की जरूरत नहीं, दो तीन पॉइंट याद करने हैं आपको। कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है, सन कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है, और जो कोर होती है इसके अंदर हाइड्रोजन हीलियम के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। बस ये दो तीन चीजें याद रखनी है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सन। तो सन की रेडियस आप याद कर लो देखो एक नंबर याद कर लो, 696। ठीक है, मतलब लगभग लगभग इतनी, और इसके आगे 3 जीरो लगा दो। ठीक है, 6,96,000 किलोमीटर। लगभग लगभग बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एग्जैक्टली नहीं, मतलब एग्जैक्टली तो और भी होती है इनके कुछ, और 700 ऐसी कुछ होता है, लेकिन वो मतलब 500 कुछ ऐसी। तो लेकिन जो लगभग लगभग है वो 6,96,000 ये किलोमीटर, इतना उसका रेडियस होता है। ठीक है, डबल कर दो तो डायमीटर निकल जाएगा। अब हमको जो अपने अर्थ से सन की सरफेस दिखाई देती है, वो सन का जो एटमॉस्फेयर है, फोटोस्फीयर, सन का जो, देखिए यहाँ पर क्या है, ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है उसका एटमॉस्फेयर। जैसे हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर है, उसकी लेयर में डिवाइड किया हुआ है, ऐसे ही सन का एटमॉस्फेयर है, इसको लेयर में डिवाइड किया है। पहले आती है यहाँ पर फोटोस्फीयर, फिर क्रोमोस्फीयर, फिर दूसरी आ जाती है, और लास्ट में आता है कोरोना। अभी हम देखेंगे सारी चीजें एनिमेशन के थ्रू। तो ये सारी चीजें जो अगर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था 2024 के अंदर, वो तो यही पूछ रहा था कि हमको अर्थ से अर्थ की जो सन है, सन की कौन सी सरफेस दिखाई देती है, दैट इज द फोटोस्फीयर। तो ये आपको पता होना चाहिए, फोटोस्फीयर हमको दिखाई देती है। ठीक है, तो मैंने ऑलमोस्ट सभी पॉइंट इसके अंदर कवर किए। एक और चीज है, जब हम सोलर इक्लिप्स पढ़ेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, सोलर इक्लिप्स के टाइम हमको कोरोना विजिबल होता है। जब सोलर इक्लिप्स होता है, मैं एनिमेशन के थ्रू दिखाऊंगा आपको कैसे कि कोरोना हमको ये विजिबल होता है। तो ये जो है ये अर्थ का कोर सन का कोर हो गया, जैसे, और दूसरा जो हो जाता है जोन आ जाता है रेडिएटिव जोन, और ये जो आता है यहाँ पर कन्वेक्टिव जोन, और फिर बाहर आ जाता है इसका फोटोस्फीयर के बाद क्रोमोस्फीयर एंड देन कोरोना। तो ये बाहर वाली जो सरफेस देख रहे हो बहुत दूर तक फैला हुआ है इसका एटमॉस्फेयर, दैट इज द कोरोना। अब कोरोना कब विजिबल होता है, जब सोलर इक्लिप्स होता है। यहाँ पर जो एनर्जी है वो किस मेथड से ट्रांसफर होती है, देखो यहाँ पर ना एनर्जी बनती है, यहाँ पर फोटोन बनते हैं, तो ये बाहर निकलेंगे। ठीक है, ये बाहर निकलते हैं, तो ये बाहर निकलते हैं, तो ये रेडिएटिव रेडिएटिव प्रोसेस के थ्रू बाहर निकलते हैं। मतलब एक प्रोसेस होते हैं, हम देखेंगे इसके अंदर कन्वेक्शन, रेडिएशन, और इन प्रोसेस मतलब ये जो है रेडिएशन जो बाहर निकलती है, रेडिएशन मेथड के थ्रू ये जो एनर्जी बाहर निकलती है। बस ये याद रखना, पूछेगा तो। ठीक है, देखो पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ सकता है, सोलर उसने दे रखा है, तो ऐसा नहीं कि भाई इग्नोर कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा 2000 अभी तक नहीं पूछा, 2024 में क्वेश्चन पूछ लिया तो पूछ सकता है, अभी कुछ भी पूछ सकता है। सोलर इक्लिप्स क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, सोलर इक्लिप्स होता क्या है, मैं यहाँ पर डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखिए, ये क्या है, सन है। आप ध्यान से देखना, ये सन है हमारा, ये मून है, और ये अर्थ है। अगर सोलर इक्लिप्स होएगा, क्यों, सन से आने वाली जो रोशनी होगी, मून कंप्लीटली ब्लॉक कर सकता है, कंप्लीटली कर सकता है, पार्शियल कर सकता है, वो अलग अलग देखेंगे, अलग अलग टाइप के सोलर इक्लिप्स होते हैं। लेकिन समझो क्या होता है, सोलर इक्लिप्स ये होता है कि जब सन और सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, तो
सन से आने वाली जो रोशनी होती है मून ब्लॉक कर देता है, वो अर्थ पर नहीं जा पाती, इसकी वजह से सोलर इक्लिप्स होता है। तो ये सोलर इक्लिप्स का मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाया, आप देख सकते हो एनिमेशन के थ्रू कि सन से जो रे आ रही है, यहाँ पर देखो सन से जो रे आ रही है वो मून में ब्लॉक कर दी, और अर्थ पर इस वाले पोर्शन पर ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, इस वाले पोर्शन पर पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाता है। एंटायरली तो नहीं कर सकता है। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, अब दूसरी बार में यहाँ पर, अब ये इधर जहाँ मेरा ये कर्सर है, यहाँ पर क्या होता है, लूनर इक्लिप्स होता है। तो लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर अर्थ का साइज कभी छोटा हो गया, कभी बड़ा हो गया, तो ये क्या दर्शाता है, और यहाँ से मून भी गायब हो, सन भी गायब हो गया, उसका मतलब ये है कि सॉरी, तो इससे ये मतलब निकलता है यहाँ पर कि हमारा जो सन है वो अपनी पोजीशन बदलता रहता है, कभी सन अर्थ से दूर चला जाता है, कभी सन अर्थ के पास में आ जाता है, और ऐसे ही ये जो मून होता है, कभी मून अर्थ के पास में आ जाता है, अभी हम ये सारी चीजें देखेंगे, और कभी मून अर्थ से दूर चला जाता है। तो जब सन अर्थ के पास में होता है उसको पेरीहीलियन की पोजीशन बोलते हैं, और जब सन अर्थ से दूर चला जाता है उसको एपीहीलियन की पोजीशन बोलते हैं। लेकिन जब मून अर्थ के पास में होता है तो उसको पेरी ये हम दूसरे वाले उसमें देखेंगे, ठीक है। उसका कुछ नाम था, मैं भूल गया। हम्म, तो ये लूनर इक्लिप्स जो है अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर अलग अलग टाइप का सेंस का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अगर पूरी तरह से देखिए, हाँ, अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पर कोई डाइक, हाँ ठीक है, देखिए ये हमारे पास सन है, और ये हमारे पास मून है, और ये अर्थ है। तो अगर ये कम्प्लीटली लाइट जो है ब्लॉक कर देता है मून, तो उसको बोलते हैं हम टोटल लूनर इक्लिप्स। मैं डायग्राम दिखाऊंगा आपको। और अगर ये सन हो गया और ये मून हो गया, नीचे आ गया थोड़ा सा मून, और ये अर्थ है, तो ये पूरी तरह से सन की जो रे है वो पूरी तरह से ब्लॉक नहीं कर पा रहा है, तो तब उसको हम एनुलर इक्लिप्स बोलते हैं। और पार्शियल इक्लिप्स भी बोलते हैं, पार्शियल इक्लिप्स एक ही बात होती है। तो इसमें पूरी दोनों केस के अंदर पूरी तरह से ये जो है ब्लॉक नहीं कर पाता है। तो यही इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है लूनर इक्लिप्स और ये टोटल इक्लिप्स। और ये अब मैं इसका एनिमेशन दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको एनिमेशन के थ्रू कि कैसे आप देखना, ये एनिमेशन आप देखना यहाँ पर कैसे जो है पूरी तरह से मून, देखिए मून आगे की ओर बढ़ रहा है, और ये पीछे सन है। हम कहाँ से देख रहे हैं, हम अर्थ से देख रहे हैं। देखिए ये जो आप देखते जा रहे हो कि ये जो है मून है आगे की ओर बढ़ रहा है, सोलर देखिए सोलर इक्लिप्स हो रहा है, उसमें भी टोटल सोलर इक्लिप्स हो रहा है, मून आगे की ओर बढ़ रहा है, सन को पूरी तरह से कंप्लीटली ब्लॉक करता जा रहा है, और यही है सोलर इक्लिप्स। और देखो आप देखो कंप्लीटली ब्लॉक कर देगा, दैट इज द सोलर, देखिए पूरे तरह से कंप्लीट। और अभी यहाँ पर जरा एक काम बहुत जो आपको जो चीजें यहाँ पर देखनी चाहिए वो क्या है उसके बारे में देखो। मैं यहाँ पर पॉज करूंगा इसको, ये देखिए ये क्या दिखाई दिया आपको इसके बाहर, ओरा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, यही है कोरोना, ठीक है। तो कोरोना हमको सोलर इक्लिप्स जब होता है जब दिखाई देता है, समझ रहे हो आप। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब हम कोरोना हमको कब विजिबल होता है, तो कोरोना हमको विजिबल तब होता है जब टोटल सोलर इक्लिप्स होता है। तो ये टोटल सोलर इक्लिप्स है, मुझे नहीं लगता है कि शायद आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, सब सारी चीजें समझ में आ रही होगी, समझना जरूरी है, ठीक है। तो ये हमने देखा एनिमेशन के थ्रू, मैं इसको एनिमेशन को कम्प्लीटली पूरा कर देता हूँ। और देखिए आगे सन जा रहा है, और इसको यहाँ से देखो आप कैसा, ये क्या बनता है यहाँ पर, यहाँ न्यू मून स्टार्ट होता है, समझ रहे हो, ये न्यू मून स्टार्ट होता है। तो ये हमारा जो इक्लिप्स होता है सोलर इक्लिप्स, वो ज़्यादा से ज़्यादा 7.5 मिनट का हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। इसकी मैक्सिमम इसकी लिमिट है। देखिए ये यहाँ पर मैंने दिया हुआ है कि कैसे ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो चारों तरफ जो दिखाई दे रहा है, ये आपका जो है कोरोना है, जो केवल जब टोटल सोलर इक्लिप्स होता है उसी टाइम पर ये विजिबल होता है। ये अलग से एनुअलर होता है, तो मैं इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी आप सोच रहे हो कि ये सब कुछ करके जाने की जरूरत है, बस समझो जरा बेसिक सी कॉन्सेप्ट समझो, थीम से समझो कि मतलब क्या क्या सिस्टम है, क्या कैसा होता है, कैसे काम करता है ये। और बाकी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, मैंने बहुत डिटेल में लिखा है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व करो, और थोड़ा थोड़ा अपना सिलेबस देखते जाओ कि भाई क्या है क्या नहीं है, और उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करो। तो और तो इसके अंदर कुछ नहीं बचता है इतना। अब चलते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तो मैंने आपको ये सारी चीजें देखो, मैं इक्लिप्स जैसा मैंने कहा, मैंने यहाँ पर सोलर इक्लिप्स कंप्लीट कर लिया। मैं ऐसा नहीं कि फिर अलग से उसके लिए वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, वो सारी चीजें यहाँ पर ऑटोमेटिकली कवर होती जाएंगी। अरोरा, अब जरा अरोरा समझने के लिए कुछ चीजें समझ लो, ठीक है। जैसे हमारा अगर आप ये अरोरा है, मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, ये क्या है, अरोरा है, अरोरा।
तो अरोरा क्या होती है, चमकीली लाइट होती है। अब कहाँ दिखाई देगी, क्या इक्वेटर पर दिखाई देगी क्या, या नहीं नहीं दिखाई देती इक्वेटर पर, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर नहीं दिखाई देगी क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर नहीं दिखाई देगी, तो फिर कहाँ दिखाई देती है, नदन पोल या सदर्न पोल पर। अब उसके पीछे रीजन है सदर्न पोल या नदर्न पोल। अगर आप ऊपर से देखो, ये कोई ऑब्जर्वेटरी है, ऑब्जर्वेटरी से ऊपर से फोटो ली गई है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप कैसे ये लाइट रोशनी जो है चमकती दिखाई दे रही है। अब उसके पीछे आपको एक जो है एक आपको छोटा सा एनिमेशन देखना पड़ेगा कि कैसा ये हमारा जो आप देख रहे हो, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, और कंटिन्यूअसली यहाँ पर कंटिन्यूअसली जो सोलर रेडिएशन आ रही है, जिसकी वजह से ये इसको, और ये हमारा बाहर की ओर जो है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, जिसने जो कि न्यूट्रल कर देता है सोलर रेडिएशन को। और मैं दूसरे यहाँ से, यहाँ इस डायग्राम में देखने की कोशिश करना। इस डायग्राम देखिए ये क्या निकल रहा है, यहाँ से हवा चल रही है, किस टाइप की, सोलर रेडिएशन बाहर निकल रहा है एकदम, सोलर विंड भी जिसको बोला जाता है। अब ये सीधा हमारे, क्योंकि पूरे जो सोलर सिस्टम है उस पर जाकर टकराता है, तो अर्थ के सिस्टम से भी जाकर टकराता है, लेकिन अर्थ ने अपने चारों तरफ मैग्नेटिक स्फीयर बना कर रखा हुआ है। देखो ये अर्थ का मैग्नेटिक स्फीयर है, और देखना कैसे लाइट ब्रेक होकर अंदर की ओर एंटर करेगी। देखो यहाँ पर ये, तो जब ये इन इस वाले पोर्शन में नदन और सदन पोल में इंटरेक्ट करती है, तो अरोरा बनते हैं। देखो यहाँ पर कोशिश करना देखने की इसको, मैंने कोशिश की है कि आपको ये सारी चीजें दिखाऊं कि आपको शायद कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखो देखो जब भी ये देखो यहाँ पर रोशनी चमक रही है, दैट इज द अरोरा। केवल सदन और नदन पोल में ही ये इवेंट होती है, अरोरा और अरोरा की। तो ये मैंने आपको, मैं ये सारी जितनी भी पीपीटी है अपनी, और मैं आपको एक रिकमेंडेशन दूंगा कि आप ये पीपीटी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और वहां से आप इनको अपने मोबाइल हो और या फिर लैपटॉप हो, पीपीटी की फॉर्म में ही आप जो इसको यूज करना, पीडीएफ में कन्वर्ट मत करना। पीडीएफ में कन्वर्ट करोगे तो फिर ये एनिमेशन नहीं चलेगा। तो ये एनिमेशन तभी चलेगा जब आप अपना पीपीटी ऑन करते हो, पीपीटी में देखते हो, तभी एनिमेशन चलेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको अरोरा दिखाया। अब ये सोलर विंड भी दिखाई कि कैसे अर्थ से सोलर विंड आती है। मैंने कोशिश की है आपको सारी चीजें यहाँ पर सारी चीजें क्लियर कर दूं। अब देखो ये जो इवेंट है, अगर ये नॉर्थ में हो रही है तो इसको बोलते हैं ऑरोरा बोरियलिस, और अगर ये साउथ में हो रही है तो इसको बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया का मतलब ही होता है साउथ। ठीक है, तो ये इवेंट होती है कहाँ, देखो मैंने बता दिया कि अगर आप कहने लगो कि ये इवेंट मैंने इक्वेटर पर खड़े होकर देखी, तो गलत बोल रहे हो, या ये इवेंट मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर देखी, तो गलत बोल रहे हो। ये केवल नदन पोल और सदर्न पोल पर ही होती है, तो आप इसको ये इक्वेटर पर नहीं देख सकते हो, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर नहीं देख सकते हो। ये अरोरा के बारे में मैंने यहाँ पर देखो, पढ़ो, लेकिन थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, क्योंकि यूपीएससी का अगर आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे इस साल दो या नेक्स्ट साल दो, तो ये सारी चीजें आपके लिए जो है अच्छे से पता होनी चाहिए आपको। अब यहाँ पर जो है ये देख लेते हैं थोड़ा सा, वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये पूछ सकता है आपको कि चंद्रशेखर लिमिट जो है, चंद्रशेखर लिमिट किसके बारे में हम, तो समझ लो जरा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर ज्यादा नहीं बताऊंगा, डिटेल में नहीं ले जाऊंगा। देखो बहुत ही मतलब किसी भी स्टार की जो लाइफ साइकिल होती है कि स्टार बनेगा, स्टार बनेगा, थोड़ा छोटा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर उसके बाद में वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो जब भी वो ब्लास्ट होता है उसको बोलते हैं सुपरनोवा। ठीक है, तो ब्लास्ट होना मतलब सुपरनोवा। तो सुपरनोवा, क्या सुपरनोवा जो होता है वो एक एक्सप्लोजन होता है स्टार का ब्लो हो जाना। अब देखो यहाँ पर जब भी स्टार बनते हैं तो दो कंडीशन हो सकती है कि स्टार या छोटा हो सकता है या स्टार बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को हमारे सन से कंपैरिजन किया गया है। तो सन से कंपैरिजन, ये जो थे ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर थे, भारत के थे। फिर ये जो है शिफ्ट हो गए अब्रॉड, तो इन्होंने यहाँ पर चंद्रशेखर लिमिट दी थी। इन्होंने बोला कि भाई अगर कोई भी हमारे पास स्टार है, ठीक है, तो वो स्टार क्या बनेगा, क्या वो ब्लैक होल में कन्वर्ट होएगा, या वो न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट होएगा, या फिर वो ब्लैक ड्वार्फ बनेगा, तो क्या बनेगा। इन्होंने ये बोला देखो ये सारा डिपेंड करता है उसका मास कितना है, उसकी जो कोर है। देखो कोर का मतलब आप समझ नहीं रहे हो, जब पूरा का पूरा फ्यूल खत्म हो जाता है तो लास्ट में जो है कोर बचती है। कोर क्यों बचती है, क्योंकि ज्यादातर हाइड्रोजन चल गया होता है और हाइड्रोजन तो खत्म हो गया। अब वो जो कोर होती है वो हीलियम की बनी होती है, और हीलियम में भी वो फिर आयरन की बन जाती है, और फिर वो मतलब डेंस हो जाती है, बहुत ही वेट हो जाता है इसका। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा वेट होता है। तो इन्होंने ये बोला मतलब इसका बहुत ज्यादा मास होता है, तो इन्होंने ये बोला कि अगर भाई देखो ये जो लास्ट में जो बच गया पार्ट, जिसको हम ये डेंस मटेरियल बोलेंगे यहाँ पर, अगर इसका मास हमारा हमारा ये सन है, सन का मास को ले लो, कुछ कुछ भी ले लो, सन के मास जितना भी होगा, अगर आप इसका जो मास है सन के मास के इक्वल है, तो ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ब्लैक ड्वार्फ बनेगा। अगर इसका मास, ये जो बाद बाद में बच गया रिमेनिंग मटेरियल बच गया, इसका मास सन के जितना भी मास है उसका उसके मास का
1.4 से लेकर 1.4 टाइम्स से लेकर 3 और टाइम्स तक है, तो समझो ये किसमें बनेगा, न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। फिर अगर इसने कहा कि भाई अगर जैसे ये कह रहा है कि भाई अगर सन है, सन का मास हमारा एक्स है, तो आप 1.4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये किस 1.4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा आपका ब्लैक ड्वार्फ में 1.4 से मल्टी ब्लैक ड्वार्फ। अगर अगर मान लो सन, उसका जो भी मटेरियल बच गया, उसका जो मास है सन के मास से कुछ ज्यादा है, तो आपको मल्टीप्लाई करने का 1.4 से ज्यादा लिमिट का, 1.4 से मतलब 2 का हो सकता है, तो आपको 2 को एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या 3 को एक्स से मल्टीप्लाई, जब जाकर वो ब्लैक न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट होगा। अभी सॉरी, दिखा दूंगा मैं इनके टाइप को एनिमेशन। ब्लैक होल में ये बोला कि भाई किसी भी चीज को ब्लैक होल में कन्वर्ट होने के लिए हो, उस उसका जो रिमेनिंग पार्ट है, उसका मास हमारे सन के मास 3 सोलर मास से ज्यादा होना जरूरी है। ठीक है, 3 सोलर मास, तभी वो जाकर एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकता है। तो इन्होंने ये जो लिमिट दी थी, चंद्रशेखर लिमिट थे, तो इन्होंने ब्लैक होल पर काम करा था, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। देखो इंडिया के साइंटिस्टों का कंट्रीब्यूशन भारत में भले से ही ना पहचाने, लेकिन पूरे जो है इंडिया के साइंटिस्टों का डंका बजता है। उसका रीजन ये है कि यहाँ की भारत की गलत पॉलिसी, ना लेबोरेटरी मिल रहा है, ना कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा, जो ये पॉलिटिक्स होती है उसका इंटरफेरेंस होना, तो इसकी वजह से हमारे जो साइंटिस्ट है उनकी कदर नहीं होती, तो वो छोड़ के चले जाते हैं यहाँ से। और क्या करें बताओ, उनके टैलेंट की कदर नहीं हो रही। जिस बंदे ने अपने कई मतलब इतने साल रिसर्च में लगा दिए, उसके रिसर्च की कोई मतलब कोई वो नहीं है। ये सब पॉलिटिशियंस की कदर होती है, तो पॉलिटिशियन की, बिजनेसमैन की, इनकी कोई कदर, तो ये सही जगह चले जाते हैं। इनको पता है कि जहाँ इनके टैलेंट का यूज हो सकता है, ये वहीं जाते हैं, जहाँ पर इनको सारे रिसोर्सेज मिलते हों, ये वहीं पर जाते हैं, अपने टैलेंट का यूज करते हैं। और आज फिर बाद में आता है इंडियन ओरिजिन के थे। अरे भैया इंडियन ओरिजिन के थे, लेकिन आपने तो नहीं करा ना कुछ उनके लिए। सुपरनोवा होता क्या है, एक्सप्लोजन होता है स्टार। तो मैं आपको सुपरनोवा के बारे में बता देता हूँ। दिस इज द सुपरनोवा। ये मैंने पीछे जो डायग्राम दिखाया था आपको, वो दिस इज द सुपरनोवा। ठीक है, सुपरनोवा है ये। तो सुपरनोवा के बाद देखो लास्ट में क्या बचेगा, छोटी सी एक और डेंस, और यहाँ पर थोड़ा सा एक डेंस मटेरियल बच जाता है। यहाँ भी इसमें देख सकते हो, ये न्यूट्रॉन स्टार है, तो छोटा सा एक न्यूट्रॉन स्टार। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा था, ज्यादा बड़ा भी एक्सप्लोजन नहीं हुआ उसका, छोटा सा था न्यूट्रॉन स्टार। और लास्ट में ये, तो ये पल्सार है। ठीक है, पल्सार क्या होता है, ये चारों तरफ बोल्ट निकला रहता है, और ये छोटा सा जो रिमेनिंग पार्ट है बहुत तेज रोटेट कर रहा होता है। दैट इज द पल्सार। ऐसे ऐसे कीवर्ड दिमाग में लगे हुए होने चाहिए। पल्सार किससे रिलेटेड, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे। लाइट ईयर के बारे में देख लेते हैं। लाइट ईयर तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी बार अलग अलग पीसीएस में पूछा गया है। देखो लाइट ईयर होती क्या है, लाइट ईयर होती है कि लाइट की स्पीड कितनी होती है। लाइट की स्पीड आपको पता होनी चाहिए भैया। पहले तो देखो दो तीन चीजें समझ लो, क्योंकि अगर नहीं आता है तो हो सकता है वो कैसे भी दे देते हैं। 1 किलोमीटर होता है, उसमें 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है 10⁻³ अब हमको पता है जो लाइट ईयर, मैं ऊपर ही बता देता हूँ आपको। लाइट ईयर इसमें भी दे सकता है। अगर मान लो आपको पता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, किसकी लाइट होती है, स्पीड ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम, वैक्यूम में स्पीड होती है, हाईएस्ट स्पीड होती है ये। तो अगर ये किलोमीटर में, मीटर पर सेकंड में भी दे सकता है, किलोमीटर पर सेकंड में भी दे सकता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 × 10⁸ को डिवाइड करना पड़ेगा। अगर किलोमीटर पर सेकंड में बदलना है तो 10⁻³ से। तो जब आप ये करोगे 10⁻³ से डिवाइड करोगे, तो 3 × 10⁻5 किलोमीटर पर आवर। अब जब बच्चे क्या होते हैं, दोनों ऑप्शन दे देता है वो। ठीक है, मतलब दोनों ऑप्शन नहीं देगा, बस थोड़ा थोड़ा वेरिएशन करेगा, तो लेकिन वो ध्यान ही नहीं देते, बस सीधा एक से चेक मार्क लगा देंगे। अरे देखो ये लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ये बहुत जरूरी है। अब ये एक लाइट ईयर की वैल्यू, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में। ठीक है, तो एक लाइट ईयर की वैल्यू आपको याद रखनी कि 1 लाइट ईयर की वैल्यू लगभग लगभग 9.4 ले लो इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, या फिर ऐसे ले लो 9.4 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। या फिर ये भी हो सकता है 9.4 या 5, कुछ भी हो सकता है, इंटू 10⁻, किलोमीटर दे रखा है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसको और जो है 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 15। तो ये भी आ सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। ये वाला हटा देता हूँ कि 9.4 इंटू 10⁻15। ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो बस ये वाला पॉइंट याद रखना है। हाईएस्ट स्पीड होती है किसी लाइट की, जो वैक्यूम में हाईएस्ट स्पीड होती है, सबसे ज्यादा स्पीड यही होती है। कैसे दे रखा है, कौन सी यूनिट में दे रखा है, ये समझना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट याद करना है, नीचे वाले याद करने की जरूरत नहीं, सब कुछ स्किप कर दो ये। तो ये पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक पर। तो मरकरी, नेक्स्ट प्लेनेट आता है हमारा मरकरी। ठीक है,
तो मतलब यहाँ से हमारा सोलर सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, सन के सबसे पास का प्लैनेट है, कोई मून नहीं है इसके पास, ये इतना तामझाम याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना समझो कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता मरकरी पर, ठीक है। और देखो यहाँ पर एक चीज याद रखना, एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारे जितने भी प्लैनेट है, ठीक है, उनमें ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है। अर्थ, आपको विश्वास नहीं होगा, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतनी डेंसिटी, सबसे हाईएस्ट डेंसिटी हमारे अर्थ की है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अब देखो मरकरी इज द सेकंड, मतलब मरकरी इज द सेकंड हॉट। अब देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, अब जानबूझ के क्वेश्चन देगा, ये सन हो गया, सन के पास होती है मरकरी, फिर आता है वीनस। अब उनसे पूछा जाएगा कि जो ऐसा प्लेनेट बताओ जो सबसे गर्म है, तो सब बच्चे इस पे लगाएंगे। अरे भैया वो नहीं होता, इसकी वजह से सन के पास में होने की वजह से ये गर्म नहीं है, ठीक है। ये जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट नहीं है, दिस इज द हॉटेस्ट प्लेनेट, वीनस, वीनस इज द हॉटेस्ट प्लेनेट। क्यों है, अभी हम देखेंगे, वो उसके ग्रीन हाउस गैसेस मिलती है जिसकी वजह से वो सबसे हॉटेस्ट है। तो ये ऐसे क्वेश्चन, फंसाने वाले क्वेश्चन देगा वो जानबूझकर, कि बच्चों वो सबको, सब लोग दिमाग लगेगा सन है, सन के पास में तो सबसे गर्म गर्म ही होगा, यही होगा, लगा दो मरकरी, गलत हो गया आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन देता है वो। नेक्स्ट, वीनस। तो वीनस इज द, वीनस दूसरे नंबर का आता है, इसको जो है अर्थ का सिस्टर प्लैनेट भी बोलते हैं, ब्राइटेस्ट स्टार, समझ वो, सॉरी प्लैनेट है, सबसे चमकता स्टार है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार बोलते हैं, हॉटेस्ट प्लैनेट। अब समझो जरा हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों है, देखो पहले ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में समझ लो। देखो लेक्चर बड़े हो जाएंगे, मैं ऐसा नहीं कि 10-10 मिनट के लेक्चर बना रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि लगभग लगभग 75 से 80 दिन का टाइम है आपके पास, क्योंकि 29 जून को पेपर होने वाला है। तो मैं यहाँ पर ये तो नहीं करवाने वाला हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें, वो 10-10 मिनट का वीडियो यहाँ पर बड़ा हो सकता है, तो आप देख सकते हो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। तो हाँ, तो ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में समझो। देखो ग्रीन हाउसेस, मैं अर्थ का एग्जांपल ले लेता हूँ, ये अर्थ है, अर्थ का यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, तो अर्थ का एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस भी भरी हुई है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है ना, इनका फीचर सुनो, तो ये क्या काम करती है, जब कभी सन से सोलर रेडिएशन आएगी यहाँ पर, आने के बाद ये उसको आने देती है, उसके लिए दरवाजे खुले रखती हैं, लेकिन जब वो सन की सरफेस से टकराएगी, सन की सरफेस से टकराने के बाद वो वापसी जाना चाहती है, तो उसको बस ये वापसी नहीं जाने देती, तो वो हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसे घूमती रहती है ऐसा, और वो गर्म रखती है, ठीक है। तो ये समस्या है ग्रीन हाउस गैसेस के साथ। वो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है उसके लिए दरवाजा खुला रखेगी, लेकिन जब वो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन अर्थ से टकराती है और फिर वापस जाना चाहती है, तो वो अपने जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है वो अपने दरवाजे बंद कर देती है, जिससे ये जो सोलर रेडिएशन जो आई थी वो ट्रैप हो जाती है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, और वो गर्म कर देती है। और यही सेम सिस्टम वीनस के लिए अप्लाई होता है, क्योंकि वीनस में ना 96% जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी पड़ी है। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो एक ग्रीन हाउस गैसेस है, ठीक है। तो इसकी वजह से उसका जो टेम्परेचर हाईएस्ट अर्थ, अब कुछ मतलब ये यूपीएससी का क्वेश्चन है कि भाई ये अर्थ सन के पास में मिलता है इसलिए इसका हाईएस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, वो उसकी भैया कार्बन डाइऑक्साइड जो है उस पर ज्यादा है, उसकी वजह से ही मिलता है। तो कोई सैटेलाइट नहीं है, देखो मरकरी और वीनस की कोई सैटेलाइट नहीं है। क्वेश्चन इस टाइप के भी पूछे जाते हैं, हॉटेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार किसको बोला जाए, ट्विन सिस्टर, ये सारे आपको फैक्चुअल, चाहे आप पीसीएस की लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो किसकी, ये आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो ये हमारा सोलर सिस्टम का हमने मरकरी देख लिया, वीनस देख लिया, अब देखते हैं हम अर्थ। एक क्वेश्चन आपसे जो पूछा भी गया, अब यहाँ पर अर्थ है, तो अर्थ के नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा होगा, क्या मार्स होगा या वीनस होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आया हुआ है क्वेश्चन है, मैं अपनी साइड से नहीं बना रहा, क्वेश्चन आया हुआ है और जेन्युइन क्वेश्चन है। सबसे पास का प्लेनेट आप लगाओगे मार्स, क्योंकि मार्स में आप दिन भर खबर सुनते रहते हो, दिस इज द वीनस, वीनस इज द नियरेस्ट प्लेनेट टू द आवर, सो आवर सोलर, ये नियरेस्ट प्लेनेट टू अवर अर्थ। तो ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको, अब अर्थ पे चलते हैं, अर्थ तो आपको, अब अर्थ का समझो, अर्थ कैसे घूम रही है, ठीक है। अर्थ के बारे में देखो, मैं एनिमेशन आपके लिए लाया हूँ यहाँ पर। अर्थ जो है, अब देखो आप ध्यान से देखना इस एनिमेशन को, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है, ठीक है। ये जो है इधर वाला जो पोर्शन आप देखोगे, ये वाला जो है वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो अर्थ ऐसा रोटेट कर रही है, ठीक है। रेवोल्यूशन और रोटेशन अभी हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में कि रेवोल्यूशन और रोटेशन क्या होता है। तो ये मैं एक बार और इसको प्ले करा देता हूँ, आप देख सकते हो कि ये जो है एनिमेशन, कि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही, और इसी को हम बोलते हैं कि अर्थ जो है वो एंटी क्लॉक वाइज रोटेट कर रही है। तो अर्थ के बारे में यहाँ पर फैक्चुअल चीजें लिखी हुई है। अर्थ की शेप कैसी होती है, जियोइड, अभी दिखाऊंगा, डायग्राम दिखाऊंगा। अर्थ अपनी जो एक्सेस है, और जो कितने एंगल पर झुकी हुई है, कितने एंगल पर टिल्टेड है, 23.5 डिग्री पर, इसको ऐसे भी लिखा जाता है 1/2, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं दिखाऊंगा आपको, बस फैक्चुअल चीजें देख लो। सबसे डेंस जिसका एक ऐसा प्लैनेट जो उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, दैट इज द अर्थ।
किस किस के बीच में आती है, एक साइड है मार्स, दूसरी साइड है वीनस। मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बहुत कोशिश की है क्रिस्टल क्लियर कर दूं। सबसे पास का प्लेनेट वीनस, समझ गए आप? ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप देखो यहाँ पर एक बहुत सारी चीजें हैं, इसको समझाने वाले थोड़ा टाइम भी लगता है, तो मैं यहाँ समझा देता हूँ। देखो हमारी जो वैसे इसको मुझे एक वो लेना चाहिए था। देखो समझो, हमारी ना, एक सेकंड, शायद मुझे, मैंने डायग्राम यहाँ पर मुझको ना, हाँ ठीक है। देखो हमारी जो ना ये अर्थ है, ये तो अर्थ पर ऐसा लाइन बनी हुई है, इनको बोलते हैं लैटिट्यूड। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इसको इक्वेटर बोलते हैं। और ये हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ, ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, मैं 0 डिग्री लेता हूँ, ये पोल है यहाँ पर, ठीक है, पोल। तो इसको नदर्न पोल बोलते हैं और ये सदर्न पोल है। सदर्न पोल। अब ये है क्या, ये सेंटर है हमारा अर्थ का, हम अर्थ के अंदर की बात कर रहे हैं, ये अर्थ के। तो ये वाला अगर कोई बंदा यहाँ बैठा हुआ है, ए बंदा, ठीक है, ए, और एक बैठा हुआ है, इसको अरे यार गड़बड़ हो गई, चलो ठीक है। तो ये जो यहाँ पर पोल है, ये ये वाला नदर पोल और साउथ पोल, ये जो है सेंटर के पास में है, ये सेंटर हो गया। सॉरी, ये सेंटर के पास में है, ये सेंटर के पास में है। तो यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है, मान लो सी कोई बंदा खड़ा है और डी कोई यहाँ खड़ा है, तो इन पर सबसे ज्यादा ये जो सेंटर है ये फोर्स अप्लाई करेगा, मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स। और इसे मैक्सिमम फोर्स को ही मैक्सिमम वेट बोलते हैं। वेट का मतलब ही फोर्स होता है। कभी आप सोच रहे हो वो तराजू में वो आपको 4 किलो उसने आलू दे दिए, ये वो नहीं होता। ये बेस मास अलग होता है, बेस अलग वो होता है, वेट अलग होता है। और यहाँ पर, यहाँ साउथ पोल और जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर किसी भी पर्सन पर सबसे ज्यादा फोर्स अप्लाई होता है। अब मान लो ये ए और यहाँ पर एक पर्सन है बी, बी, तो बी और सी पर, सॉरी बी सी नहीं, बी और ए पर ये जो दो पर्सन है, यहाँ पर इक्वेटर से इनकी डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से तो इन पर कम फोर्स अप्लाई होता है। तो मिनिमम फोर्स, मिनिमम फोर्स, मिनिमम फोर्स का मतलब हो गया कि मिनिमम वेट। तो किसी पर्सन का वेट कहाँ पर कम होता है, इक्वेटर पर। किसी पर्सन का वेट सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, पोल पर। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको कि भाई ये बताओ सबसे ज्यादा फोर्स किसी पर्सन पर इक्वेटर पर लगेगा। वैसे साइंस का क्वेश्चन है ये, कहाँ पर लगेगा, तो आप बोलोगे सबसे कम फोर्स लगेगा उसका इक्वेटर पर। और सबसे ज्यादा लगेगा उसका जो फोर्स सबसे ज्यादा कहाँ लगेगा, सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा उस पर ये पोल पर। तो ये ऐसे वाले क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए भैया। नहीं है तो देखो तो कुछ कह नहीं सकते, आपको तैयारी करनी है, मतलब कैसा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अर्थ अपनी एक्सिस पर एक रोटेशन कर लेती है। देखो ये मैं यहाँ पर फिर से डायग्राम आपको दिखाता हूँ। तो अर्थ रोटेट कर रही है, तो अर्थ अपनी जो एक्सिस है, देखिए सेकंड, यहाँ पर इस देखिए, यहाँ पे एनिमेशन, तो अर्थ एक कंप्लीट चक्कर, देखो ये इस वाले पोर्शन को देखो, और ये फिर जाएगा उधर घूम कर पीछे से, और फिर आएगा, ठीक है, फिर आएगा, ये देखो ये आ गया, ये आ गया हमारे पास, कहाँ गया, हाँ ये आ गया। तो अर्थ एक चक्कर, देखो ये मैंने शायद इंडिया से स्टार्ट किया था, तो एक चक्कर कंप्लीट करने, एक चक्कर जो कंप्लीट करती है उसी को हम रोटेशन बोलते हैं। तो रोटेशन ऑफ द अर्थ, कि अर्थ अपनी एक्सिस पर एक चक्कर कंप्लीट करती है उसको रोटेशन बोलते हैं। और अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है उसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो एक रोटेशन, अर्थ एक चक्कर लगाने में, अपनी एक्सिस पे एक चक्कर लगाने में 24 आवर्स लेती है, ठीक है। देखो लगभग लगभग 20। और अगर अर्थ देखो, अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करना बंद कर दे तो दिन और रात नहीं होंगे, आप समझ लो भैया। कभी हमारी अर्थ पर कभी दिन हो रहा है, कभी रात हो रहा है, उसका उसके पीछे रीजन अर्थ का रोटेशन ऑफ ऑन इट्स एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर अर्थ घूमना बंद कर दे, तो आप देख रहे हो इसका पोर्शन देखो, यहाँ पर देखिए अर्थ घूम ही नहीं रही है। तो इस वाले पोर्शन पर, ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अगर सन की लाइट स्ट्राइक कर रही है तो पीछे वाले पोर्शन पर कोई सन वन की लाइट नहीं आएगी, बस ये हमेशा फिक्स ही रहेगा। इस वाले पोर्शन पर डेजर्ट रहेगा एकदम, खूब गर्मी रहेगी, पीछे एकदम बर्फ जमा रहेगा, क्योंकि ये अर्थ रोटेट नहीं करी। जब रोटेट करेगी अर्थ, तो क्या होगा, इस वाले पोर्शन पर कभी दिन हो जाएगा, इस पोर्शन पर कभी रात हो जाएगी। तो मतलब कभी दिन रात होने का मतलब कभी यहाँ सन चमकेगा, कभी सन नहीं चमकेगा। तो ये तो रोटेशन ऑफ द, ये जो है मैंने यहाँ पर दिखाया, अर्थ के रोटेशन की वजह से ही हमारे अर्थ पर दिन और रात होते हैं।
ठीक है। अब रेवोल्यूशन क्या होता है? रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है। मैं रेवोल्यूशन वाली भी वीडियो भी दिखाऊंगा और वो एनिमेशन भी दिखाऊंगा। तो ये कितना टाइम लेता है आपको? तो ये लगभग लगभग 365 लेता है। अगर आप इसको पूरे टाइम को कैलकुलेट करो तो 6 घंटे 9 मिनट और इतने सेकंड होते हैं। कभी कभी ये भी दे देता है, उसके पेट में गुदगुदी रहती है तो ये भी दे देता है एग्जाम्पल के पेट में। तो ये पता होना चाहिए रेवोल्यूशन और रोटेशन। अब एक ये छोटा सा पॉइंट है कि जो हमारा सन होता है और सन अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला गया है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो याद रखना 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसकी वैल्यू कितनी होती है ये भी याद करना पड़ेगा आपको। देखो इसकी जो वैल्यू होती है ना, इसको वैसे तो पॉइंट में होती है ये वाली वैल्यू, लेकिन इतनी वैल्यू आप समझ रहे हो, किसी को याद रहेगी 149598, ये याद नहीं रहेगी। ठीक है, या तो ऐसा कोई आपका मोबाइल नंबर हो जाए ये, तब हो सकती है याद बहुत बहुत ही, तो वो भी बहुत टाइम से। तो इसको क्या करते हैं, लगभग ले लेते हैं। या तो इसको ऐसे लेते हैं कि भाई आप क्या काम करो, इसको लगभग ले लो। इसको मतलब लगभग का मतलब, या तो आप इसको लोगे 149.5 या 6 भी हो सकता है, इंटू 10 टू पावर 6 किलोमीटर, या तो इतना ले लो या फिर ये ले लो 150 × 10 टू पावर 6 किलोमीटर। ठीक है, तो ये याद नहीं होती, या इसको मिलियन किलोमीटर में ऐसा 150 मिलियन किलोमीटर, या फिर ऐसा 149.6 मिलियन। तो ये वैल्यू आपके कानों में लगी होनी चाहिए। देखो कानों में नहीं, अच्छे से याद होनी चाहिए। कभी आप सोच रहे हो इसको हल्के में ले रहे हो, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि आपके उत्तराखंड में अभी तक पूछे नहीं गए तो ये आएगा नहीं है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किलोमीटर को आप मीटर में भी बदल सकते हो। तो जैसे 1 पॉइंट इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 किलोमीटर लिखा हुआ है, तो अगर आपने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो कितना आ जाएगा? जनरल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो 9 मीटर। तो ये भी आ सकता है 150 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9 मीटर। तो ये भी ऐसा क्वेश्चन मतलब पूछा जा सकता है कि भाई किस में दे रखा है, ये देखना पड़ेगा आपको। और जो सन से रे आती है उनको हमारी अर्थ पर पहुंचने में लगभग लगभग 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं। तो ये वाली फैक्चुअल चीजें आपको याद रखनी चाहिए। पेरीहिलियन एपीहिलियन क्वेश्चन पूछा गया, इग्नोर नहीं कर सकते। देखो पेरीहिलियन और एपीहिलियन होता क्या है? पेरीहिलियन अपोजी, हाँ मैं मेरे को याद आ गया, अपोजी। अपोजी और पेरीजी की पोजीशन थी, वो जस्ट वो मैं भूल गया था वहां पर। अ, वो मून के लिए थी। ठीक है, तो जब भी सन, देखो सन का जो ऑर्बिट है ना, यहाँ देखो जरा, इसको देखो, ये कैसा ऑर्बिट है? इलिप्टिकल ऑर्बिट है। इलिप्टिकल ऑर्बिट होने का मतलब ये होता है जैसे शायद ये ऐसा नहीं है जैसे, हाँ यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये नहीं है। ये सन का जो ऑर्बिट है ना, ऐसा देखो समझो यहाँ पर, ये हमारे पास क्या है, सन ऐसा, ये तो सन यहाँ पर कहीं बीच है, बीच में है, ये सन है, एस फोर सन। और ये अर्थ है, तो अर्थ कभी यहाँ पर होती है, अर्थ कभी यहाँ पर मिलेगी, अर्थ यहाँ मिलेगी, और अर्थ कभी यहाँ मिलेगी। तो अर्थ जब जब अर्थ जो है सन के सबसे पास में होती है, और जब अर्थ सन के जब जब अर्थ सन के सबसे पास में होती है उसको पेरीहेलियन की पोजीशन बोलते हैं। और अर्थ जब सन से सबसे दूर होती है वो जो है एपीहेलियन की पोजीशन होती है। और ये जो इवेंट होती है, सबसे पास में होने की जो इवेंट होती है, ये 3 जनवरी को होती है। और सबसे दूर की ये 4 जुलाई को होती है। 2 डेट पूछी गई थी आपसे, आप समझ रहे हो? तो ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते भैया कि भी आप सोच रहे हो कि इसको इग्नोर कर दें। अब देखो यहाँ पर जो 3 जनवरी है, कहीं कहीं 4 जनवरी भी लिखा हुआ है, तो ये कहीं कहीं 3 जुलाई भी लिखा हुआ है। तो जो ऑन ज्यादातर एक्सेप्टेड डेट अगर आप ज्यादा करोगे तो यही है। बड़े बड़े जो प्रोफेसर है या बड़ी बड़ी बुक आप पढ़ोगे, सविंदर सिंह की बुक पढ़े या दूसरी बुक आप पता नहीं कौन सी ज्योग्राफी माजिद हुसैन वगैरह पढ़ते हो या जो भी कुछ पढ़ते हो, तो सबके अंदर मैं यहाँ पर बुक को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर कभी आप सोच रहे बुक को प्रमोट कर रहा हूँ, आपका सोर्स कुछ भी हो सकता है। तो अगर मान लो 3 जनवरी ना देखो 4 जनवरी दिया है, तो आप उसी पर वो लगा देना कि भाई आपको जो पेरीहिलियन की पोजीशन वो 4 जनवरी को होती है। और या फिर ये बोला जाए कि जो एपीहिलियन की जो पोजीशन आती है वो 5 जुलाई को आती है, तो आप उसी पर लगा देना। या 4 जुलाई दे रखा था, फिर वैसे ऐसा नहीं देगा, वो उसको भी पता है, वो बेवकूफ़ कोई हुआ बनाने वाला तो वही देगा, अदर ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने यहाँ इस डायग्राम से दिखाने की कोशिश की है। और इस एनिमेशन से मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा ये एनिमेशन आपको जो है दिखाएगा। देखो यहाँ देखना, यहाँ पर कि कैसा ये यहाँ पर आपने देखा होगा एक बार सन पूरी तरह, ये जो मून है कम्प्लीटली ब्लॉक हो गया था। देखो यहाँ पर थोड़ा सा एनिमेशन देखना, ये अपोजी की पोजीशन है, ये मून और सन के लिए बात हो रही है यहाँ पर। और ये पेरिजी की पोजीशन, तो पेरिजी की पोजीशन में ये होता है कि मून अर्थ के सबसे पास में होता है, देखो पास में है एकदम। और यहाँ पर अपोजी की पोजीशन में मून, ये पे फिर से एनिमेशन मैं लूंगा जब मून वाला मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, तो आप देख सकते हो अपोजी की पोजीशन में मून अर्थ से दूर होता है, और पेरिजी की पोजीशन में मून अर्थ के सबसे पास में होता है। तो ये यहाँ पर हीलियम, मैंने यहाँ पर पेरीहीलियन एपीहीलियन की पोजीशन कब होती है? जब अर्थ सन के पास में हो, और एपीहीलियन की पोजीशन जब अर्थ सन से दूर हो।
तो ठीक है, अपोजी और पेरिहेलियन की पोजीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, कहाँ-कहाँ पर ये यूज़ करते हैं। अर्थ जो है इस टाइप से चक्कर लगाती है, अपने जो हमारा जो सोलर ये है, सन के चारों तरफ ऐसे घूम रही है टिल्टेड एक्सिस पे। आप देख रहे हो? तो इस एनिमेशन से आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे ये अर्थ हमारी मूव कर रही है। और ये रोटेट कर रही है, रोटेशन ऑफ द अर्थ मैंने आपको दिखाया, अर्थ ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है और अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। तो शब्दों पर ध्यान देना आपकी किस टाइप से। अब देखो अर्थ रुकी हुई है, अर्थ रुकी हुई है, तो क्या हो रहा है? अर्थ रोटेट नहीं कर रही, तो इस वाले पोर्शन पर क्या हो रहा है? इस वाले पोर्शन पर हमेशा रोशनी रहेगी और इस वाले पोर्शन पर हमेशा रात रहेगी, 24 आवर्स हमेशा। तो इसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर बहुत कम होगा, -1। इधर क्या होगा, टेम्परेचर प्लस में होगा। तो अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे, तो मैं तब बता रहा हूँ ये केस, लेकिन ये ऐसा वाला केस नहीं है, अर्थ रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पर। तो इसकी वजह से अगर ये वाला पोर्शन यहाँ पर खूब गर्मी हो रही है, जैसे हमारा भारत लेते हैं, हमारा प्यारा भारत, पता नहीं कहाँ चला गया प्यारा भारत। तो ये प्यारा भारत नहीं, प्यारा भारत तो नहीं, ये तो कोई और ही है। तो ये कोई लैंड का टुकड़ा ले लेते हैं, तो ये अभी यहाँ पर है, तो जब अर्थ रोटेट करेगी ऐसा, तो ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो फिर इस पर यहाँ पर काफी गर्मी थी, फिर टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा, तो नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा। तो इसलिए किसी प्लेसेस पर कभी गर्मी हो सकती है, कभी ये, वो सब इसलिए होता है क्योंकि अर्थ रोटेट करती रहती है अपनी एक्सिस पर। तो आप देख रहे हो यहाँ पर, तो ये हमारी अर्थ की शेप है जियोइड टाइप की। अब आप समझो जरा, देखो जियोइड का मतलब होता है कि जैसे कोई ये है, ऐसा है ये, तो ये जियोइड है। तो ये क्या है, ये जो उठे उठे पार्ट है, ये वाले जो पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं माउंटेन, रेजस पार्ट को, उठे हुए। और ये जो गड्ढे हैं, इन गड्ढों में पानी बन गया, पानी भर गया, तो यहाँ पर ओशन बन गए। देखो ये गड्ढा आ गया, यहाँ पानी भर गया, ये गड्ढा आ गया, यहाँ पानी भर गया, ये बड़ा सा गड्ढा आ गया, यहाँ पर बड़ा सा ओशन बन जाएगा, पैसिफिक ओशन। तो ऐसी जो शेप होती है, जहाँ पर ऊंचे गड्ढे हो, नीचे गड्ढे हो, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो, ये पहाड़ आ गया, तो उसी टाइप की शेप को हम जियोइड बोलते हैं। ठीक है, तो अर्थ आपसे पूछा जा सकता है कि भाई शेप ऑफ द अर्थ क्या है। ये मैं जो है सोलर सिस्टम ये पूरा दे रखा है आपका, उसमें कभी आप सोच रहे हो इसको हल्के में लेने की। अर्थ की मैंने यहाँ पर डेंसिटी के बारे में आपको बता दिया, थोड़ा पता होना चाहिए, 5.5, ये भी बस 5.5 पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत इधर हो सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बुक के डिपेंड डिपेंड करता है कि किस बुक से पढ़ रहे हो। एटमॉस्फेयर कैसा है, ये सारी चीजें मैं इंक्लूड करूंगा, बस मैंने एक स्लाइड में छोटा डाल दिया यहाँ पर। हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है, और बाकी जो 9.97% आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस कितनी है देखो, बहुत छोटी सी क्वांटिटी, उसके बावजूद भी इतनी हालत खराब कर रखी है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हमारी जो अर्थ है, अर्थ का यहाँ पर दिखाता हूँ शायद उसको, हाँ यहाँ पर देखो, क्योंकि ये देखो ये इक्वेटर है ये, तो यहाँ पर ना अर्थ की डायमीटर ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ पर अर्थ की डायमीटर कम है, और यहाँ भी कम है। तो सबसे ज्यादा मतलब ये गोला सा है, ठीक है, इसमें चारों तरफ आप और तार फंसा दो यहाँ पर, तो यहाँ पर पूरा इसके पीछे भी लपेट के ले जाओ, ऐसा पीछे भी लपेट के ले जाओ, इधर पूरी तरह से लपेट दो, तो आप देखोगे कि इसकी जो पूरी सरकमफेरेंस वो बहुत ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या कोई सी भी ले लो आप। तो अर्थ की जो डायमीटर है वो इक्वेटर पर सबसे ज्यादा है, तो ये यहाँ पर याद करने वाली बात है। और यही पूछा था कि जो हमारी जो अर्थ है, अर्थ का जो डायमीटर कितना है, ये यहाँ पर डायमीटर कितना है, इक्वेटोरियल डायमीटर। देखो वैसे तो ये 12,756 किलोमीटर होता था, लेकिन लगभग दिया था उसने 12,800 किलोमीटर। तो देखो चल जाता है इतना इतना, तो ये ऐसा कोई, ये थोड़ी याद थोड़ी रहता है, कोई अकाउंट में पैसे थोड़ी पड़े हैं कि इतने याद रहेंगे तुमको, कि पूरा एग्जैक्टली याद रहता है। और वैसे भी बच्चों को कहाँ याद रहता है, वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू याद करने की कोशिश करते हैं। और सरकमफेरेंस, अर्थ की जो सरकमफेरेंस है, कहाँ पर सरकमफेरेंस, इक्वेटर पर, वो कितनी है, देखो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए भैया। नहीं पता है, नहीं पता है तो फिर ये गलत है, 40,000, समझो 40,000, लगभग लगभग 40,000 ही लगा लो, 40,090 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, वो ये वाले वैल्यू आपको पता होना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं अपनी साइड से नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपने कभी पढ़े नहीं होंगे किसी बुक में, क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पर जितनी भी तैयार की है मटेरियल, वो एक बुक का नहीं, बहुत सारी बुक, 6-7 बुक को मिला के मैंने ये मटेरियल तैयार किया है। अब ये हमारा मैंने आपको दिखाई दिया, हमारी जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे इस टाइप से टिल्टेड है। तो मैं आपको एक एनिमेशन के थ्रू दिखाना चाहता हूँ, शायद ये एनिमेशन आपको चल, हाँ देखिए कैसे अपनी अर्थ जो है टिल्टेड है। तो यहाँ पर कितने एंगल पर, देखिए 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है हमारी टिल्टेड एक्सिस। और ये वाली जो आप देख रहे हो, दैट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये जो है ट्रॉपिक ऑफ, ये जो है नीचे की ओर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और ये हमारा अर्थ का इक्वेटर है। तो आप देखो जरा, ये पोर्शन देखो, अगर ये वाला एक्सेस अर्थ की ओर झुका हुआ है, तो यहाँ पर इस वाले पोर्शन में, यहाँ वाले पोर्शन में क्या हो रहा है, रोशनी आ रही है। और इस वाले पोर्शन में, ये जो नदन पोल है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अंधेरा हो रहा है। तो डिपेंड करता है, सन यहाँ चमक रहा है,
ठीक है, सन कहाँ चमक रहा है ये इस बात पर निर्भर करता है। अगर आपको हाँ, ये शायद मैं इस वाले एनिमेशन देखता हूँ, यहाँ देखने की कोशिश करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। देखो सन कहाँ चमक रहा है, तो मैं आपको इसका थोड़ा सा मैं इसको जरा पॉज कर देता हूँ, यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर सन यहाँ चमक रहा है, ठीक है, इक्वेटर पे है, और इक्वेटर पर 2 डेट को आता है। अभी हम सारी चीजें देखेंगे, और एक 2 डेट को सन इक्वेटर पे होता है। अब वो कौन कौन सी दो डेट है अभी हम देखेंगे, 23 सितंबर और 21 मार्च को। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये वाली जो लाइन देख रहा हो, ये इंडिया से भी पास हो रही, कौन से स्टेट से पास हो रही है वो इंडियन ज्योग्राफी में मैं कवर करूंगा इसको। जैसे मैंने बोला कि 2 दिन में शायद लेक्चर आ जाएंगे। तो ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और 21 जून को अर्थ जो सन है यहाँ पर आता है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो यहाँ पर 22 दिसंबर को सन आता है। बहुत जरूरी है, समझो जरा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये 21 जून को, तो सन इस टाइम इधर की ओर अप्रोच कर रहा है, तो हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में इधर वाले पोर्शन में क्या होगा, इधर वाले पोर्शन में जो है गर्मी आएगी। ठीक है, ये वाला पोर्शन नदर्न हेमिस्फीयर और ये सदर्न हेमिस्फीयर, इधर वाले पोर्शन में गर्मी आएगी। पुराने वाले एनिमेशन, पीछे वाले एनिमेशन से मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा यहाँ पर आपको पूरी देखो यहाँ पर समझो इसको। देखो 21 जून को यहाँ पर 21 जून की बात हो रही है, मैं यहाँ 21 जून की बात कर रहा हूँ, 21 जून। तो 21 जून को हो क्या रहा है, देखो इसको समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमेशन है ये, कभी आप इसको हल्के में ले रहे हो। तो 21 जून को, तो देखो 21 जून को होगा क्या, अर्थ जो अर्थ के ऊपर यहाँ पर इस वाले पोर्शन पर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्री कैंसर है, यहाँ पर सन वो करता है, चमकता है। तो ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो नदर्न हेमिस्फीयर वाला, ये वाला पोर्शन, इस वाले पर 6 मंथ, तो 6 मंथ सन कभी छिपेगा ही नहीं। और यहाँ पर 21 जून की बात कर रहा हूँ, इसी डेट की, इस डेट पर 6 मंथ तक सन कभी निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो 21 जून को ये कौन सा है, नदर्न हेमिस्फीयर, ये कौन सा, सदर्न हेमिस्फीयर। 21 जून को नॉर्थ पोल पर सन कभी 6 मंथ तक छिपता ही नहीं है। 21 जून को साउथ पोल पर सन कभी 6 मंथ तक उगता ही नहीं है। तो ये वो इवेंट है, कौन सी डेट, डेट पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो जब सन यहाँ पर चमक, यहाँ पर ये इस पर यहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है, कभी सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करके इधर नहीं जाता, कभी आप इसको भेज दो इक्वेटर पर, उस पर पोल पर, पोल पर नहीं जाएगा कभी भी, हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करता रहता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही लाई करता है, घूमता रहता है बस। तो जब यहाँ पर सन होगा, तो यहाँ पर इस वाले जो ये वाला स्फीयर आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर बोलेंगे कि वो लोग कि भाई ये जो है अ, यहाँ पर समर सोलिस्टाइज आ गया, समर सोलिस्टाइज, मैंने आगे सारी चीजें लिखी हुई है, समझा रहा हूँ बस। यहाँ पर समर सोलिस्टाइज क्यों, क्योंकि यहाँ पर लोगों को गर्मी ज्यादा लगती है, तो समर का मतलब गर्मी, तो लोग बोलेंगे समर सोलिस्टाइज आ गया। और 21 जून को सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोलिस्टाइज होता है। लेकिन जब 21 जून होती है, तो हम सभी बुकों में ये पढ़ते हैं कि 21 जून जब भी होता है, चाहे उसमें सदर्न हेमिस्फीयर का रेफरेंस नहीं दिया जाता है, कभी नहीं बोला जाएगा कि 21 जून को सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोलिस्टाइज हो रहा है, बस ये लिखा रहता है कि 21 जून को समर सॉलिस्टाइज हो रहा है, नदर्न हेमिस्फीयर में होता है वैसे, वो बस यही लिखा रहता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉलिस्टाइज हो रहा है, और 21 जून को सेम टाइम पर ही ये जो सदर्न हेमिस्फीयर होता है, इस पर विंटर सॉलिस्टाइज होता है। समझ गया, तो ये इवेंट अब इस बारी जब ये टॉपिक ऑफ कैंसर होगा, मैंने आपको बता दिया कि हाँ, दिन में क्या फर्क पड़ता है, रात में, रात कहाँ पर बड़ी होंगी छोटी होंगी। तो इधर जो होती है यहाँ पर, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो, यहाँ पर दिन जब 21 जून को नदर्न हेमिस्फीयर में, बात बता रहा हूँ, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा नदर्न हेमिस्फीयर में। 21 जून को सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होगा। 21 जून को नदर्न हेमिस्फीयर में सबसे कैसी होगी, सबसे छोटी रात होगी। 21 जून को सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ी रात होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, और मुझे नहीं पता है कि कितना समझ में आ रहा है आपको ये। तो अब मैं ये एनिमेशन फिर से आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो सन कहाँ पर है, अब जाए यहाँ पर, ये सन कहाँ पर आ गया, सदर्न हेमिस्फीयर में। और ये कौन सी डेट है, कौन सी डेट को आता है, 22 दिसंबर को। ये डेट अगर आपको याद नहीं है, तो आप अपना जो है नंबर कटवा रहे हो। जब सन जब सन यहाँ पर आता है इस वाले, तो यहाँ पर होगा क्या कि सन यहाँ पर आ गया, तो ये जो नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर, ऊपर वाला नदर्न हेमिस्फीयर, तो 22 दिसंबर को यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगी,
और नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगी, तो हम क्या बोलते हैं, विंटर सोलिस्टाइज। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में तो गर्मी हो रही है, तो हमने जो ये विंटर सोलिस्टाइड और समर सोलिस्टाइज बनाए हैं, ये नदर्न पोल में क्या हो रहा है उसके अकॉर्डिंग बनाए, सदर्न पोल में क्या हो रहा है उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाए। जैसे यहाँ पर 22 दिसंबर को हम क्या बोले हैं, 22 दिसंबर को बोलते हैं कि विंटर सोलिस्टाइज हो रहा है। लेकिन अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में देखो, यहाँ तो गर्मी हो रही है, यहाँ पर जो है जो समर सोलिस्टाइज हो रहा है, लेकिन हम बोलेंगे ये क्योंकि उसका जो रेफरेंस है वो नदर्न पॉइंट से कंपैरिजन की गई है कि नदर्न पॉइंट में क्या हो रहा है, सदर्न पॉइंट में क्या हो रहा है उसको कोई लेना देना नहीं है, नदर्न पॉइंट में क्या हो रहा है उसी के लिए हम ये विंटर सोलिस्टाइज और समर सोलिस्टाइज बोलते हैं। तो 22 दिसंबर को नदर्न हेमिस्फीयर में ठंड पड़ती है, ठीक है, यहाँ पर बर्फ गिरती है, तो हम बोलते हैं कि विंटर आ गई, तो फिर हम विंटर सोलिस्टाइज। कौन सी डेट को ये होता है, और इस टाइम पर ये जो नदर्न हेमिस्फीयर, नदर्न पोल पर 6 मंथ तक यहाँ पर सूरज नहीं निकलता है, और सदर्न पोल पर 6 मंथ तक सूरज नहीं छिपता है, ठीक है। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देख रहे हो, ये सदर्न ये 21-22 दिसंबर की बात हो रही है यहाँ पर। तो इस वाली यहाँ पर सबसे लंबा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी 22 दिसंबर को। अब नदन की बात करते हैं, टॉपिक यहाँ पर, तो नदन में क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा, सबसे लंबी रात होगी। समझ रहे हो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। आजकल वो नहीं कि वो ऐप को सीधा। अब एक यहाँ पर बात करते हैं, ये दो डेट मैंने कंफर्म कर दी। देखो मैं आगे बहुत कुछ लिखा है मैंने, वो यहाँ सब सारी की सारी यहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको बार बार नहीं समझाऊंगा। ये क्या है, दो डेट को, एक तो 23 सितंबर को, ठीक है, और एक 21 मार्च को यहाँ पर सन आता है यहाँ पर। तो उस केस में जब 23 सितंबर और 21 मार्च को, अब देखो सन क्या कर रहा है, सन मार्च से जून की ओर जा रहा है, तो सन कहाँ पर जा रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, तो नदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी हो रही है। तो फिर उसके बाद में ये वापसी करेगा 21 जून के बाद में, तो 23 सितंबर पर सन कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इक्वेटर पर। तो जब सन 23 सितंबर और 21 मार्च को इक्वेटर पर होता है, तो दोनों हेमिस्फेयर में इक्वल दिन होते हैं, इक्वल नाइट होती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको जो है क्लियर होने चाहिए, अगर नहीं है तो देखो फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं एनिमेशन वगैरह सब डाल दूंगा, मैंने जितनी भी यहाँ पर ये सारी चीजें लिखी हैं, ये सारी उसी पर बेस है कि कौन सी तारीख को क्या होता है। हाँ यहाँ पर मैं ये बता देता हूँ, डेट आपको याद होनी चाहिए, नहीं है तो देखो वो मैं नहीं कह सकता आप क्या करना चाहते हो। देखो ये जो है ये यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है, वैसे ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी बताऊंगा। ये जो है ये आर्कटिक सर्किल है, तो आर्कटिक सर्किल जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ पर है, और ये जो है नीचे एंटार्क्टिक सर्किल है, तो ये 66 डिग्री 66.5 डिग्री साउथ पर है। और ये वाला ये फ्रिड जोन होता है, ये पोल के बीच में, देखो ये साउथ पोल और एंटार्क्टिक सर्किल के बीच में जो रीजन होता है उसको फ्रिड जोन बोलते हैं, जमाव जोन। और ऐसे ही नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्किल के बीच में जो जोन होता है दैट इज द फ्रिड जोन। अब ये आर्कटिक सर्किल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो एरिया होता है ये वाला, इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। टेम्परेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर रहने लायक कोई जगह है तो ये वाला पोर्शन ठीक है। तो ये वाला पोर्शन, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, इसीलिए वो ब्रिटेन के लोग या नॉर्थ अमेरिका के लोग वो ज़्यादातर यहाँ पर मतलब उनकी कंट्री है तो वो गोरे चिट्टे मिलते हैं, उसका एक रीजन टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता है। और यहाँ पर रहने वाले जो लोग होते हैं उनका जो कलर होता है वो काली होता है, वो अलग से एक मेलेनिन होता है, सब्सटेंस होता है जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है गर्मी के कारण ज़्यादा, तो इसलिए यहाँ के लोग काले मिलते हैं। इंडिया में भी यही हालत है, इंडिया के लोग अगर देखोगे तो हरिद्वार इधर के आप नॉर्थ इंडिया में आओगे तो गोरे चिट्टे लोग मिलेगा, और साउथ इंडिया में चले गए तो वो थोड़े उनका जो रंग होता है वो दबा होता है, काले से होते हैं वो। मैं यहाँ पर किसी को काले गोरे का नहीं कर रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ कि बस कैसा फर्क पड़ता है। अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये वाला जो पोर्शन है इसको टॉर्रिड जोन बोलते हैं, क्योंकि ये पूरा एकदम उबला हुआ जोन है, यहाँ पर सन जो है 2 बार चमकता है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। तो ये ऐसे जोन आपसे सिंपल से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो देखो फिर तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर मैंने और अच्छे से कोशिश की है, ये देखो चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यहाँ पर अर्थ अपनी एक्सेस पर टिल्टेड है, तो देखो अगर अपनी एक्सेस पर टिल्टेड नहीं होती है तो सन इक्वली साइन करता, तो देखो ये अर्थ के चारों तरफ अर्थ कैसा घूम रही है ये देखने की कोशिश करो यहाँ पर। तो एनिमेशन का फायदा लेना चाहिए आपको इनका, और ये सारी की सारी चीजें मैं आज जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। और यहाँ पर और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो ये भी डेट जो मैंने आपको पीछे लिखाई है वो सारी की सारी डेट लिखी हुई है यहाँ पर। 23 सितंबर को क्या होता है, अक्सर अपनी जो अर्थ है वो टिल्टेड है, यहाँ पर फिर एक एनिमेशन दिया है, तो धीरे धीरे स्लो मोशन वाला एनिमेशन है कि अर्थ पर कैसे नॉर्दर्न पोल पर
जो है ये शिफ्ट कर रहा है। तो ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं और अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप वहां से जाकर ये इन एनिमेशन को, इन पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और मैंने सॉरी, यहाँ पर अभी शायद हमारा पिछले क्वेश्चन रह चुके हैं हमारे, तो वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड करते हैं। लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।